गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित आपका फिर से एक बार कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात वहीं से शुरू करेंगे जहां कल हमने ख़त्म की थी। जहां पर हमने कल बात ख़त्म की थी हम उसके आगे की बात करते हैं और आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कौन सी स्क्रिप्ट या लिपि यूज़ करते थे। दूसरा टॉपिक है कि उनकी सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। तो सबसे पहले लिपि को समझने से पहले बेसिक समझ लीजिए लिपि और भाषा में अंतर क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, जो हम बोलते हैं उसे हम लैंग्वेज या भाषा कहते हैं। वहीं जब हम इस भाषा को कागज़ पर उतारते हैं तो कागज़ पर उतारने का एक तरीका होता है। जैसे हिंदी को हम बाएं से दाएं लिखते हैं तो ये एक तरीका हुआ। उसके बाद जब हिंदी का हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं शिरोरेखा। तो क्या बेसिक मतलब हुआ कि भाषा हम बोलते हैं और उसी भाषा को जब हम कागज पर लिखते हैं तो जिन नियम कानूनों का प्रयोग करते हैं, जिन तरीकों से लिखते हैं, उसे हम कहते हैं लिपि। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इंग्लिश भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। वैसे हर भाषा की लिखने की एक लिपि होती है, एक तरीका होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं लिपि को। तो अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी लिपि का यूज़ करते थे, तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँगा इनकी लिपि को, जिससे समझने में आसानी होगी। फिगर्स के माध्यम से हिस्ट्री को बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। तो अगर हम बात करें स्क्रिप्ट की, तो सबसे पहले मैं इनकी स्क्रिप्ट के कुछ डायग्राम बनाऊँगा। स्क्रिप्ट की अगर लिपि की बात करें तो हम इनकी लिपि के मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपियाँ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे कि इनकी लिपि, इनकी स्क्रिप्ट कैसी है। आप इनकी स्क्रिप्ट जब देखेंगे तो आपको इनकी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा। उसके बाद आप देखोगे तो आपको कुछ रथ के पहिया जैसा एक डायग्राम दिखाई देगा। फिर आप देखोगे अगर कुछ तो आपको यू जैसा शेप वाला एक डायग्राम दिखाई देगा। उसकी तरह अगर हम देखें तो इनकी जो ये स्क्रिप्ट है इसमें आपको कई बार फिशेस की आकृतियाँ या मछलियों की आकृतियाँ भी दिखाई देंगी। तो ये हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी लिपि ये है। तो ये तो हमने डायग्राम समझ लिया। अब इसी हम डायग्राम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहले अगर हमको इनकी स्क्रिप्ट पता चली है तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्क्रिप्ट हमें मिली है कैसे पता चली है। हमको कैसे पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपनी भाषा को लिखने के लिए इस स्क्रिप्ट का प्रयोग करते थे। तो अगर हम पहली बात करें एविडेंस, हमको साक्ष्य कैसे मिले हैं, तो अगर हम एविडेंस या साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य की अगर हम बात करें तो हमको साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हमको एविडेंस या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, गौर करिएगा। हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सील्स, कॉमा, कॉपर प्लेट्स, कॉमा, अगर आप बात करें हमको एविडेंस कैसे मिला, तो एक हमको सील से मिल गया यानी मोहरों से मिल गया, कॉपर प्लेट्स यानी ताम्र पत्रों से मिल गया, और दूसरा पोट्रीज या पोट्री, यानी अगर हिंदी में हम लिखने का प्रयास करें तो सील्स को हम बोलते हैं मोहरे। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मोहर यूज़ करते थे पहचान अंकित करने के लिए, वो हिंदी में कॉपर प्लेट को कहेंगे ताम्र पत्र, और वहीं पर पोट्री को हिंदी में बोलेंगे मृदभांड, यानी मृदभांड मतलब बर्तन। ठीक है, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ये स्क्रिप्ट यूज़ करते थे इसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो हमें जो वो लोग मोहरे अपनी पहचान अंकित करने के लिए यूज़ करते थे उससे मिले हैं, प्लस हमें जो उनके ताम्रपत्र या कॉपर प्लेट्स मिले हैं उससे मिले हैं, ये मिले हैं ये डायग्राम्स। और उसके अलावा जो वो लोग बर्तन यूज़ करते थे, मृदभांड यूज़ करते थे, पॉटरी यूज़ करते थे, उससे इसके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अब इसको देखकर एक बात तो पता चलती है कि ये स्क्रिप्ट कैसी है। अगर हम बात करें इसको देखकर हमें क्या पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट कैसी है। ये स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक मतलब चित्राक्षर है। यानी ये जो आपको स्क्रिप्ट दिख रही है, देखने से ये एहसास हो रहा है कि ये चित्र जैसी ये लोग संरचना बनाते थे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। और पिक्टोग्राफिक जो लिपि है, नॉट रीड येट, मतलब ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है।
ये जो भी लिपि है चित्राक्षर, हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग करते थे अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी तीसरी बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जैसे मैंने बताया कि हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है और देवनागरी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, लेकिन ये जो लिपि थी ये लेफ्ट से राइट नहीं बल्कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट। यानी अगर इसको हिंदी में हम कहें तो ये जो लिपि थी ये कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। यानी अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की बात करें तो ये स्क्रिप्ट हम लास्ट में देखते हैं। मैंने सबसे पहले डायग्राम ड्रा किया, डायग्राम से हमने एविडेंस, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके एविडेंस हमको कैसे मिले हैं। तो एविडेंस हमको कैसे मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी सील्स थी या मोहरें थी या कॉपर प्लेट्स या ताम्रपत्र थे या मृदभांड थे, तो उससे हमें इसके एविडेंस मिले हैं कि ये लोग इस प्रकार की लिपि यूज करते थे। दूसरी बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिपि यूज करते थे वो कैसी थी, वो पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक मतलब चित्राक्षर, जैसा कि दिख रहा है चित्र जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग जो लिपि यूज करते थे वो चित्राक्षर लिपि थी और जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यानी हम उसको अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो। अगर हम तीसरी बात करें, हम हिंदी जब लिखते हैं देवनागरी लिपि में तो हम हिंदी लिखते हैं लेफ्ट से राइट, लेकिन ये कैसी लिखी गई है, ये राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। राइट टू लेफ्ट मतलब जैसे फारसी लिपि लिखी जाती थी वैसे ही ये भी लिखी गई है। तो ये हमने पूरी इसकी स्क्रिप्ट समझी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर की, अब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की, यानी इनकी सामाजिक संरचना कैसी थी। अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर की या हम बात करें सोशल लाइफ और सोशल स्ट्रक्चर, कुछ भी कहिए, स्ट्रक्चर यानी सामाजिक जीवन। ठीक है। अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर या इनके सामाजिक जीवन की, तो सबसे पहले अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे या उनका सामाजिक जीवन कैसा है। सबसे पहले एक मैं कॉमन सी चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी हिस्ट्री में कभी भी सोशल स्ट्रक्चर की बात हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें, अगर समाज है तो हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि समाज में कास्ट सिस्टम क्या था, यानी वर्ण व्यवस्था। अगर हम थोड़ा सा इसको हिंदी में लिखें तो हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था क्या थी। ठीक है। यानी समाज जो था वो वर्णों में विभाजित था या नहीं। तो हम देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसमें क्लास में डिवीजन था इसका, और यहाँ पर हम देखते हैं 4 क्लासेस पाई जाती थी, यानी 4 क्लास थी। कौन कौन सी? पहली अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, इसमें 4 क्लासेस कौन सी थी, तो पहले होते थे स्कॉलर्स यानी विद्वान, इनकी एक क्लास थी। दूसरे जो 4 वर्ग थे, इसमें पहला वर्ग था स्कॉलर या विद्वान, दूसरे थे योद्धा या वॉरियर्स, ये दूसरी क्लास हो गई। और तीसरी क्लास की अगर हम बात करें तो व्यापारी थे, यानी मर्चेंट्स व्यापारी। और अगर हम चौथी बात करें, चौथी बात क्या होगी, 3 वर्ग ये हो गए या 3 क्लास ये हो गई। चौथी यहाँ पर थे लेबरर्स या वर्कर्स, यानी श्रमिक वर्ग। तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्ग पाए जाते थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, स्कॉलर्स, वॉरियर्स, मर्चेंट्स एंड लेबरर्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि यहां पर हमने देखा 4 क्लास पाई जाती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं इस सभ्यता में स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज यानी मकानों की संरचना, अगर हिंदी में हम कहें, हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकानों की संरचना देखते हैं,
संरचना देखते हैं, प्लस जब हम इनके कब्रों से या टॉम से मटेरियल्स जो हमको मिलते हैं, या मटेरियल्स फाउंड फ्रॉम टॉम्स, यानी कब्रों से मिली वस्तुएं या कब्रों से मिली वस्तुएं या पदार्थ, जब हम इन पर गौर करते हैं, यानी घरों की संरचना पर या मकानों की संरचना पर और मटेरियल फाउंड फ्रॉम टॉम्स यानी कब्रों से मिली वस्तुओं पर गौर करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ घर बहुत बड़े अच्छे बने थे, यानी घरों की संरचना में अंतर पाया जाता है। और जो कब्रों में हमको गुड्स या मटेरियल्स मिले हैं, हम देखते हैं कि किसी कब्र में बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलते हैं और किसी में कम मिलते हैं। तो इन दोनों चीज़ें से हमको क्या पता चलती है कि यहाँ पर क्या था, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, या अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इससे हमको पता चलता है यहाँ पर आर्थिक विषमता व्याप्त थी, यानी समाज जो था वो आर्थिक रूप से बटा हुआ था, कुछ लोग ज़्यादा अमीर थे, कुछ लोग कम अमीर थे या गरीब थे। तो ये हमने पूरा समझा कास्ट सिस्टम। अगर हम देखें कि हम किसी भी सभ्यता या संस्कृति के समाज की बात करते हैं, तो हमने उसकी पहली बात क्या करेंगे, कास्ट सिस्टम देखेंगे। उसके अगर हम आगे की बात करें कि कास्ट सिस्टम के बाद हम समाज को कैसे चेक करेंगे, अगर हम कहें एक और बेस ड्रॉ करते हैं समाज को चेक करने का, और हम कहते हैं स्लेवरी प्रैक्टिस या स्लेवरी, इसको हिंदी में कहें तो दास प्रथा। अब हम देखेंगे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा थी या नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू मार्टिमर व्हीलर, दास या स्लेवरी प्रैक्टिस एग्जिस्ट, यानी मार्टिमर व्हीलर जो एक हिस्टोरियन थे, मोर्टिमर व्हीलर की अगर हम बात करें, मोर्टिमर व्हीलर जो थे एक इतिहासकार थे, और इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा क्या थी, स्लेवरी क्या थी, स्लेवरी प्रेजेंट थी या मौजूद थी। तो हमने चेक कर लिया कि दास प्रथा भी मौजूद थी। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, हमने चेक कर लिया दास प्रथा भी मौजूद थी। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, हम किसी समाज का असेसमेंट कैसे करते हैं, तीसरी बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन की। स्टेटस ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं की स्थिति की बात हम चेक करेंगे कि महिलाओं की स्थिति आखिर भाई समाज में कैसी थी। तो हम देखिए, अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो हमें एक चीज ये पता चलती है कि यहाँ पर मदर गॉडेस या हिंदी में कहें तो मातृ देवी की क्या की जाती थी, मदर गॉडेस वर्शिप, यानी मातृ देवी की पूजा की जाती थी या उपासना की जाती थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है। प्लस दूसरी बात की अगर हम बात करें यहीं पर, एक तो हमने कहा कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, प्लस वहाँ की जो मोहरें हमको मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो हमको सील्स मिली हैं, तो सील्स पे इंस्क्राइब्ड क्या है, सील्स पर अंकित है कुछ, सील्स पर जो भी अंकित चित्र हैं उससे हमको ये पता चलता है। यानी अगर हम बात करें पिक्चर्स इंस्क्राइब्ड ऑन सील्स, यानी मोहरों पर अंकित चित्रों से हमको क्या पता चलता है, इन दोनों बातों पर अगर हम गौर करें, मातृ देवी की उपासना होती थी, ठीक है, और मोहरों पर अंकित चित्र जो थे उससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर कैसा सिस्टम था। यहाँ पर जो सिस्टम था वो था मैट्रियार्कियल, या मातृ सत्तात्मक। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमको यहाँ पर
मातृ देवी की उपासना होती थी, ये हमको पता चला। उसके बाद हमने देखा कि जो भी सील्स या मोहरें मिली है उसमें जो पिक्चर अंकित है, इंस्क्राइब्ड है, उससे पता चलता है कि ये जो समाज था कैसा था, मैट्रियार्कल था। मैट्रियार्कल मतलब मातृसत्तात्मक। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक या मैट्रियार्कल में अंतर क्या होता है। पितृसत्तात्मक वो सोसाइटी होती है जहां पर परिवार का नियंत्रण पुरुष के हाथ में होता है, लेकिन जो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी में जो पावर और कंट्रोल फैमिली का होता है, पावर एंड कंट्रोल जो भी होता है वो किसके हाथ में होता है, वो फीमेल कैंडिडेट के हाथ में होता है या महिला के हाथ में होता है। तो ये हमने चेक कर दिया। लेकिन यहाँ तक तो हमको ये लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन एक गौर करने वाली बात और है कि ये हमने एक पॉइंट देखा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो हम एक चीज और देखते हैं कि हमें लोथल से, यानी अगर हम बात करें लोथल की, तो हम अगर बात करें लोथल की, तो लोथल से हमें पेयर्ड बरियल का एविडेंस मिला है। यानी लोथल से हमें हिंदी में कहें तो युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यानी स्त्री और पुरुष को साथ साथ में दफनाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि यहां पर सती प्रैक्टिस थी, यानी सती प्रथा थी। अब सती प्रथा क्या होता है ये समझ लीजिए। हम क्या देखते हैं कि पहले भारत में एक प्रथा होती थी जिसमें क्या होता था, अगर हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड या पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता में पत्नी को भी बैठ जाना पड़ता था। इसी को हम कहते हैं सती प्रथा। तो ये हमको क्या पता चलता है कि लोथल से मिले एविडेंस, जो युग्मित समाधान या पेयर्ड बरियल का हमको एविडेंस मिला, उससे हमको पता चला कि इस सोसाइटी में सती प्रथा या सती प्रैक्टिस थी। तो ये हमने स्टेटस ऑफ वुमेन चेक कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने ये देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि कास्ट सिस्टम कैसा है। उसके बाद हमने देखा स्लेवरी थी या नहीं थी। उसके बाद हमने स्टेटस ऑफ वुमेन चेक किया। अब चौथी बात हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यानी रहन सहन, हिंदी में कहते तो। अब रहन सहन को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं इधर ले आता हूं पूरे पार्ट को। रहन सहन हम चेक करेंगे। यहाँ पर रहन सहन कैसा था, तो हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहली चीज हम देखेंगे कि मैन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण धारण करते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे। पहली बात हमको क्या पता चली, पुरुष और महिलाएं ज्वेलरी पहनते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, हमको क्या मिला है, हमको चनहूदड़ों अगर हिंदी में कहें तो चनहूदड़ों से क्या मिला है, हमको कुछ एविडेंस मिले हैं। वो एविडेंस क्या है, पहली बात तो हमको आइवरी कॉम्ब मिली है। आइवरी कॉम्ब मतलब हाथी दांत से बना कंघा या कंघी, हाथी दांत की कंघी, हाथी दांत से बनी कंघी, हाथी दांत, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाथी दांत की कंघी। उसके बाद हमको चनहूदड़ों से एक चीज और मिली है, हमको क्या मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य। तो जिनको भी ये लग रहा हो लिपस्टिक अभी यूज होती, तो ऐसा नहीं है। हड़प्पा काल में भी आप देखते हो कि चनहूदड़ों से हमको आइवरी कॉम्ब, कंघी के साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले और प्लस लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमने क्या देखा कि ये लोग अपने मतलब सजावट में या आप कहें साज सज्जा पर विशेष बल देते थे। इसके अलावा अगर एक बात और हम करें कि जो यहाँ पर लोग थे वो कैसे थे, क्या वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे, देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कैसे थे, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। यानी वो कैसे थे, वो शाकाहारी भी थे एंड मांसाहारी भी थे। साग सब्जी भी खाते थे और मांस भी खूब उड़ाते थे। तो हमको क्या पता चला, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अगर हम तीसरी बात करें कि ये लोग जो कपड़े पहनते थे ये कैसे पहनते थे, तो ये लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते थे, यानी सूती वस्त्र पहनते थे। जैसे अभी हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, वैसे ये लोग भी सूती वस्त्र
पहनते थे, ये हमको पता चला। ठीक है, और लास्ट बात अगर इसी में हम देखें तो ये लोग क्या थे, पीस लविंग थे, पीस लविंग थे, या हम कहें कि वॉर लवर नहीं थे, वॉर लवर नहीं थे, पीस लविंग मतलब शांति प्रिय थे, ये लोग शांति प्रिय थे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पहले हमने देखा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा था, तो मैन और वोमेन दोनों यानी पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण धारण करते थे, चनहुदड़ों से आइवरी कॉम्ब या हाथी दांत की कंघी, और दूसरी बात लिपस्टिक के हमको एविडेंस मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। उसके बाद अगर हम देखें कि लोग यहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स पहनते थे, यूज करते थे, और पीस लविंग थे, शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। जैसा आप वैदिक काल में देखोगे कि वैदिक लोग युद्ध प्रिय भी थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अगर हम आगे की बात करें थोड़ा सा, ये पॉइंट भी हमने चेक कर लिया कि इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या रहन सहन कैसा था। तो अब देखिए, वर्ण व्यवस्था हो गई, दास प्रथा हो गई, महिलाओं की स्थिति हो गई, रहन सहन हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अभी क्या है कि हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन उस जमाने में व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं होता था, तो कुछ ना तो कुछ मनोरंजन करते होंगे। हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इसके अलावा क्रिकेट खेलते हैं। तो ये लोग क्या यूज करते थे या अपना मनोरंजन कैसे करते थे। तो अगर हम बात करें 5th पॉइंट की, मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट अगर हम इसको हिंदी में कहें तो मनोरंजन का माध्यम, मनोरंजन का माध्यम, मनोरंजन का माध्यम। ये लोग क्या यूज करते थे मनोरंजन के साधनों में, तो हम देखें अगर हम बात करें मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे, ये लोग क्या खेलते थे, चॉपर या आपका ये डाइस, यानी ये लोग पाशा खेलते थे। पाशा जैसा आपने महाभारत में देखा होगा, और सब लोग आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो शकुनी से भली भांति वाकिफ होंगे। तो वैसे ही ये लोग क्या खेलते थे, ये लोग डाइस खेलते थे। और अगर हम एविडेंस की बात करें तो लोथल से हमको क्या मिला है, लोथल से हमको मिला है, लोथल से हमें क्या मिला है, लोथल से हमें डाइस यानी पासा एंड चेस बोर्ड, चेस बोर्ड यानी लोथल से हमें पासा एंड शतरंज बोर्ड का साक्ष्य मिला है, शतरंज बोर्ड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मीडिया ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था, सारी चीजें हो गई हैं। अब लास्ट चीज देखेंगे जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना जीवन सफल हो ही नहीं सकता। सब कुछ कर लिया इन लोगों ने, कास्ट सिस्टम भी बना दिया, दास प्रथा भी अपना ली, महिलाओं की स्थिति भी देखा हमने, महिलाओं का जीवन कैसा था, खूब इंजॉय से जीवन भी व्यतीत कर लिया, साज सज्जा भी कर लिया, लिपस्टिक भी लगा ली, मनोरंजन भी कर लिया, एंटरटेनमेंट भी कर लिया। लेकिन जीवन का सत्य क्या है, जीवन का सत्य है, अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो जीवन का सत्य है फनरल्स या अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि की बात कर लें। अंत्येष्टि की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि सब कुछ हो गया, मनोरंजन भी हो गया, लिपस्टिक भी हो गई, मेकअप भी हो गया। अब बात करते हैं जो गीता में बताया गया जीवन का सत्य क्या है। तो क्या होगा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में जब लोग मर जाते थे तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होता था। तो यहाँ पर हम 3 मेथड्स देखते हैं। पहले अगर मेथड की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट बरियल, कंप्लीट बरियल, या हिंदी में कहें तो हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो हम देखते हैं, अगर हम दूसरी बात करें ये लोग क्या करते थे, ये लोग यूज करते थे पार्शियल बरियल, पार्शियल बरियल, यानी अगर इसको हम हिंदी में कहें तो हम हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आंशिक समाधिकरण या समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, समाधिकरण। और तीसरा जो ये लोग यूज करते थे, ये लोग यूज करते थे क्रीमेशन, यानी क्रीमेशन, अगर इसको हिंदी में बोले तो दाह संस्कार,
संस्कार, दाह संस्कार। तो अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। जब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मर जाते थे तो लोग उनका अंतिम संस्कार कहते थे। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था, सबसे ज़्यादा लोग किसको फॉलो करते थे, मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करते थे, ठीक है। और ये क्यों फॉलो होता था, क्या होता था, ये समझते हैं। कंप्लीट बरियल या पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो उसको क्या करते थे, उसको दफन कर देते थे और मतलब जमीन में उसको गाड़ देते थे। और इसका एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिस आज भी इंडिया में फॉलो हो रही है। किस रिलीजन में, किस धर्म में, ये मुस्लिम्स आज भी फॉलो करते हैं। मुस्लिम्स में क्या होता है कि जब उनमें उनके परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, कोई खत्म हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, वो लोग दफन कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। तो इसी को बोलते थे पूर्ण समाधिकरण, और हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें पार्शियल बरियल या आंशिक समाधिकरण, तो इसमें क्या होता था, इसमें जब कोई मर जाता था तो उसकी लाश को खुले में रख देते थे एक ऊंचे स्थान पर, ताकि जो भी चील कौवे हैं वो उसकी लाश को खा सके, और उसके बाद जो उसके अवशेष बचते थे लाश के, तो उसको दफन किया जाता था। यानी इसमें रिमेन्स को हम दफन करते थे या अवशेष को दफन करते थे। और इसका अगर हम प्रेजेंट में एग्जाम्पल देखें तो ये किस रीजन में, पारसीज ये फॉलो करते हैं। पारसीज जो भी है, पारसी कम्युनिटी आज भी इसको फॉलो करती है। और इसमें यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो जब कोई खत्म हो जाता है तो उसकी लाश को पहले ऊंचे स्थान पर खुले में रख दिया जाता था, और जिससे उसको जानवर या चील कौवे जो भी है उसको खा सके। उसके बाद जो उसके बोन्स या जो भी अवशेष बचते थे, रिमेन्स बचते थे, उसको क्या करते थे, ये लोग जमीन में दफन कर देते थे। और ये आज भी भारत में प्रचलित है। किस समुदाय के बीच में, किस धर्म को फॉलोअर को, यानी पारसी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें ये आज भी प्रचलित है। और इसका ये कारण बताते हैं कि इस तरह लाश को खुले में रखने से यानी आपकी पृथ्वी, जल, वायु शुद्ध होती है। वो अलग धार्मिक बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब जो तीसरी बात करते हैं क्रीमेशन या दाह संस्कार की, तो ये तो सभी को पता है कि इसमें क्या होता है, जब कोई खत्म हो जाता है तो उसको लकड़ी से ढककर उसको जलाया जाता है। और ये किस धर्म में फॉलो होती है, ये हिंदूज में ये फॉलो होती है, हिंदुइज्म में फॉलो होती है। ये इसको कौन फॉलो करता है, हिंदू। तो सिंधु सभ्यता के लोग जब खत्म हो जाते थे तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होता था, सबसे ज्यादा क्या होता था, कंप्लीट बरियल या पूर्ण समाधिकरण होता था। इसमें क्या होता था, मृतक को दफन कर दिया था जमीन में पूरी तरीके से। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें पार्शियल बरियल की, आंशिक समाधिकरण की, तो ये भी यहाँ पर फॉलो किया जाता था। और इसमें क्या होता था, पहले लाश को खुले में रख दिया जाता था, जब उसको चील कौवे और जानवर उसको खा जाते थे तो जो अवशेष बचते थे, हड्डियां बचती थी, रिमेन्स बचते थे, उसको दफन कर दिया जाता। तीसरे बात करें हम क्रीमेशन की, दाह संस्कार की, तो दाह संस्कार जो था इसमें क्या करते थे, इसमें लाश को जलाया जाता था और जलाने के बाद जो हड्डियां वड्डियां यहाँ पर बचती थी, अवशेष बचते थे, उनको पानी में छोड़ दिया जाता था या दफन कर दिया जाता था। कंप्लीट बरियल मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। पार्शियल बरियल या आंशिक समाधिकरण की बात करें तो इसको इंडिया में प्रेजेंट में पारसी कम्युनिटी फॉलो करती है। अगर हम क्रीमेशन दाह संस्कार की बात करें तो इसको हिंदू फॉलो करते हैं। तो ये हमने पूरा कास्ट सिस्टम देखा, यानी सोशल स्ट्रक्चर देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कास्ट सिस्टम 4 भागों में डिवाइड था। पहले भाग में कौन थे, स्कॉलर्स थे, फिर वॉरियर्स थे, स्कॉलर्स हो गए, वॉरियर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लेबरर्स थे। उसके बाद हमने स्लेवरी देखी कि दास प्रथा थी या नहीं थी, तो दास प्रथा भी मौजूद थी। उसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन देखा, हमने देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन लोथल से सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखा, तो हमने देखा ये लोग साज सज्जा पर विशेष बल देते थे, कंघी के हमको एविडेंस मिले हैं। उसके बाद हमको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। उसके बाद अगर हम मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट देखें, यानी मनोरंजन का माध्यम देखें, तो हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग मनोरंजन में पासा खेलते थे। और लोथल से हमको क्या मिला है, एक पासा और शतरंज बोर्ड का साक्ष्य भी मिला है। उसके बाद अगर हम देखें अंत्येष्टि की बात करें, सबसे आखिरी में जीवन का जो सत्य है, तो ये लोग सबसे पहले कंप्लीट बरियल या पूर्ण समाधिकरण करते थे, जो आज भी मुस्लिमों में फॉलो किया जाता था। उसके बाद ये लोग पार्शियल बरियल फॉलो करते थे, पारसी कम्युनिटी फॉलो करती है। और क्रीमेशन यानी दाह संस्कार करते थे, यानी जला देते थे मृतक को, वो हिंदू धर्म वाले आज भी फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सोशल स्ट्रक्चर और स्क्रिप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।